पिछले 36 घंटों से यूक्रेन में बम, गोले, मिसाइल चल रहे हैं। सारी लड़ाई राजधानी कीव के आसपास हो रही है। कीव की सड़कों पर रूसी टैंक गश्त कर रहे हैं। कीव के आसमान में रूसी फाइटर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स गरज रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति बंकर में जा चुके हैं और वहां से उन्होंने पुतिन को शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन पुतिन के ऑफिस यानी क्रेमलिन ने साफ कर दिया कि पहले यूक्रेन का सरेंडर होगा तब बात होगी। ब्रुसेल्स में नेटो की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी होगी। दुनिया भर की निगाहें जिस वॉर जोन पर लगी हैं, उसकी एक एक तस्वीर, इस महायुद्ध की पूरी पिक्चर 15 मिनट की एक रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन का वॉर जोन। Видели? राजधानी कीव में बजा युद्ध का सायरन। यूक्रेन के वॉर जोन की एक एक तस्वीर। कीव का भीषण महायुद्ध, कैमरे पर कैप्चर दंदनाते टैंक। गरजते हेलीकॉप्टर, गिरती मिसाइल और जान बचाकर भागते लोग। महायुद्ध की ऐसी तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होंगी। यूक्रेन की राजधानी कीव 2 दिनों में ही खंडहर में तब्दील हो गई। एयर स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक, पुतिन यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए हर हथियार आजमा रहे हैं। इसलिए कीव पर बमों की बारिश की गई। पुतिन के रूसी सैनिकों ने सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट किया। राजधानी मुट्ठी में हो तो पूरा देश मुट्ठी में आ जाता है। राजधानी कीव पर रूस के कब्जे का मतलब है पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा। कीव को मुट्ठी में करने के लिए पुतिन ने अपनी टैंक डिवीजन को भेजा। रूसी टैंक एक साथ 2 तरफ से कीव में घुसे। आगे आगे टैंक, पीछे पीछे बख्तरबंद गाड़ियों में रूसी सैनिक पूरब और उत्तर पूर्व से कीव में दाखिल हुए। रूसी सेना कीव में घुसी तो सीसीटीवी कैमरों को बंद करते हुए आगे बढ़े। रूसी सैनिकों ने अपने मूवमेंट को छिपाने के लिए सीसीटीवी पर कंट्रोल कर लिया। जिस वक्त रूसी टैंक कीव की सड़कों पर दंदनाते हुए घूम रहे थे, ठीक उसी वक्त रूस की सेना ने बाहर से रॉकेट दागने शुरू कर दिए। 8 सेकंड में 40 रॉकेट, 48 सेकंड में 240 रॉकेट। यूक्रेन की सैन्य शक्ति को ध्वस्त करने के बाद पुतिन ने यूक्रेन के मोरल को मटियामेट करने की स्ट्रेटेजी ऑन कर दी। अगर गिन सकते हैं तो टैंकों की गिनती कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप गिन नहीं पाएंगे। रूस के ये टैंक क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं। कई किलोमीटर तक रूसी टैंक्स की लंबी कतारें दिख रही हैं। ये रूसी टैंक्स के एक्सक्लूसिव वीडियो हैं जो वॉर जोन के खतरे को बताने के लिए काफी हैं। यूक्रेन का कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहां वॉर सायरन न बज रहे हों। कीव, क्रेशन, खारकीव समेत कई बड़े शहरों में बम गिर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे जान बचाने के लिए घर के अंदर छिप रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है। यह वीडियो सबूत है कि यूक्रेन में हालात कैसे हैं। रूस की सेना अंधाधुंध गोले गिरा रही है। ऐसा ही एक गोला कीव के एक अपार्टमेंट पर गिरा तो ब्लास्ट में पूरा का पूरा फ्लैट उड़ गया।
इस एक तस्वीर की पूरे दुनिया में चर्चा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के ओवलॉन में टैंक पर सवार रूसी सैनिकों ने चलती कार पर टैंक चढ़ा दिया। यह वीडियो एक अपार्टमेंट से रिकॉर्ड किया गया। यह कोई हादसा नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं था। रूसी सैनिकों ने जानबूझकर टैंक को चलती कार पर चढ़ा दिया। वॉर जोन की ऐसी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। कार को कुचलने के बाद रूसी टैंक जब आगे बढ़ गए तो यूक्रेन के नागरिकों ने कार में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला। यूक्रेन के पास पुतिन की ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आमने सामने की लड़ाई में यूक्रेन के लिए जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए यूक्रेन ने भी स्ट्रेटेजी बदली है। उसने छापामार या गोरिल्ला युद्ध को अपनाया है। कीव के रिहायशी इलाकों में एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात किए गए, लेकिन ये तैयारियां रूस को रोकने के लिए काफी नहीं। यूक्रेन की सेना ने अपने ही पुलों को उड़ाना शुरू किया, जिससे रूसी सेना की रफ्तार कम की जा सके। 2 पुल कीव शहर के बाहर थे, जिसे यूक्रेन आर्मी ने उड़ा दिया। लेकिन तब तक रूसी टैंक 2 तरफ से कीव में दाखिल हो चुके थे। जमीन पर टैंक और आसमान में हेलीकॉप्टर। पुतिन के ऑर्डर पर रूसी सेना ने कीव में कोहराम मचा दिया। यूक्रेन की सरकार ने नागरिकों से युद्ध में शामिल होने की अपील की। यहां तक कि सांसदों को भी हथियार बांटे गए। यूक्रेन की सरकार ने एक दिन में 18,000 मशीन गन बांट दी, जिसके बाद कीव की सड़कों पर बस गोलियां ही गोलियां चलने लगी। जंग के मैदान में यूक्रेन ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर भी उतार दिए। यूक्रेन के Mi-24P अटैक हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू की। Mi-24P अटैक हेलीकॉप्टर मूल रूप से रूस के ही हैं। यूक्रेन ने उसी से रूसी सैनिकों पर गाइडेड रॉकेट्स दागे। यूक्रेन ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसका मलबा यूक्रेन की राजधानी कीव के पास गिरा। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का दावा है कि उसके MiG-29 फाइटर ने रूस के सुखोई 35 को डॉग फाइट में मार गिराया, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। यूक्रेन का सबसे भीषण युद्ध क्षेत्र राजधानी कीव के आसपास है, लेकिन रूस के हमले कीव तक सीमित नहीं। कीव के अलावा खार्किव, मारिउपोल, क्रामाटोर्स्क, ओडेशा, चेर्नोबिल, ओमान, सुमी, जेटोमिर और लीव में जबरदस्त मारकाट मची। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो कैमरे पर रिकॉर्ड है। रूस के बॉम्बर्स ने कीव से पहले खार्किव को ही निशाना बनाया। फाइटर प्लेन, रॉकेट और मिसाइल से हमले के बाद खार्किव में रूसी टैंक की एंट्री हुई। खार्किव में यूक्रेन ने भी टैंक रेजिमेंट को तैनात किया। ये टैंक सिविल एरिया में पोजीशन लेकर तैनात किए गए हैं। दूर से ये लड़ाई एक तरफा दिख रही है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन एक तरफा नहीं है। यूक्रेन की आर्मी ने रूस के कई टैंक तबाह कर दिए। यहां 4 रूसी टैंक एक साथ ध्वस्त किए गए। यूक्रेन की सेना का दावा है कि कंधे पर रखकर छोड़े जाने वाले जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल रूसी टैंकों के लिए काल बन गए। जैवलिन मिसाइल के दम पर यूक्रेन रूस की टैंक डिवीजन को रोकना चाहता है, लेकिन पुतिन की आर्मी जिस तेजी के साथ आई है, उसमें जैवलिन 100% कारगर नहीं। यूक्रेन के खेरसोन में तबाही का ये एकदम एक्सक्लूसिव वीडियो है। यहां की जंग में रूस के सैनिक साजो सामान तबाह दिख रहे हैं। यहां रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जली हुई दिख रही हैं। यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल से भी अटैक किया।
यूक्रेन की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने रूस के मिलेरो एयरबेस को टारगेट किया, लेकिन रूसी सेना पर इनका कोई असर नहीं दिख रहा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में सबसे जबरदस्त टक्कर कीव पर कब्जे को लेकर है। कीव में रूस और यूक्रेन के बीच गन फाइट शुरू हुई तो ताबड़तोड़ धमाके होने लगे। राजधानी कीव के रेजिडेंशियल एरिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी गोलियां कभी नहीं चली थी। जान बचाने के लिए लोगों को शेल्टर में भागना पड़ा। कीव के अलावा यूक्रेन में एक और शहर सुमी में भी रूस के टैंक घुस गए। यह वीडियो सुमी का है। सुमी की यह तस्वीर बताती है कि यूक्रेन में रशियन आर्मी जिधर चाहे उधर मूव कर सकती है। रूस ने यूक्रेन के वैसील कीव एयरबेस को टारगेट किया तो वहां से आग का भयंकर गोला उठने लगा। यूक्रेन में रूस को सिविल डिफेंस का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन का एक नागरिक रूसी टैंकों के सामने खड़ा हो गया। रूस के करीब 20 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कीव की तरफ बढ़ रही हैं। तभी यूक्रेन का नागरिक बेखौफ होकर काफिले के आगे आ जाता है। हाथ से वो टैंक पर हमला भी करता दिख रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले की ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 24 फरवरी की हैं, यानी जब यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू हुआ। पहली तस्वीर देखिए, इसमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के बॉर्डर से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर तोमरोक्का में तैनात हैं। दूसरी सैटेलाइट इमेज में बेलारूस बॉर्डर के पास रूस के आर्मर्ड एंड आर्टिलरी डिवीजन बॉर्डर क्रॉस करके हमला करने की पोजीशन में है। यह तीसरी तस्वीर यूक्रेन के चुहैव एयरफील्ड पर रशियन एयर स्ट्राइक के बाद की है। इसी एयरफील्ड की एक और सैटेलाइट तस्वीर में यहां से धुआं उड़ता दिख रहा है। युद्ध के लिए रूस की तैयारी समझनी हो तो इस सैटेलाइट इमेज को देखिए। रूस में यूक्रेन बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले एक आपातकालीन अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल को 24 घंटे के अंदर अंदर तैयार कर लिया गया, यानी पुतिन ने जैसे ही हमले का ऑर्डर दिया वैसे ही अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया और पहली स्ट्राइक होते होते अस्पताल बनकर तैयार कर दिया गया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के 83 सैनिक ठिकाने तबाह करने का दावा रूस ने किया है। इसके अलावा यूक्रेन के 11 एयरबेस, 13 कमांड पोस्ट और कम्युनिकेशन सेंटर, 14 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, 36 रडार स्टेशन, 5 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 1 अटैक हेलीकॉप्टर, 5 स्ट्राइक ड्रोन और 18 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को रूस ने तबाह कर दिया है। रूसी दावे के जवाब में यूक्रेन ने रूस के 1000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। दावे तो और भी हैं। हकीकत यह है कि यूक्रेन पुतिन के कंट्रोल में है। कीव में रूस की सेना, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। यूक्रेन की पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस और कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कब्जा करते ही पुतिन का फर्स्ट मिशन पूरा हो जाएगा। कीव में कुछ जगहों को छोड़ दें तो रूसी सैनिकों को कहीं भी मुकाबला नहीं करना पड़ा है। यूरोपियन मीडिया ने रूसी सैनिक की एक लेटेस्ट तस्वीर जारी की है। इसमें एक रूसी सैनिक सेल्फी ले रहा है और उसके पीछे लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में फंसे 470 से ज्यादा भारतीय छात्रों को भारत निकाल रहा है और यूक्रेन के भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है। यूक्रेन से रोमानिया ले जाया जाएगा इन्हें और भारतीय स्टूडेंट्स को लाने के लिए 2 स्पेशल जहाज रोमानिया पहुंचने वाले हैं। इन छात्रों को लेकर ये दोनों भारतीय विमान कल भारत वापस लौटेंगे। तो बड़ी खबर है, 470 भारतीय स्टूडेंट्स को कल तक भारत लाया जाएगा। 2 स्पेशल विमान वहां पर पहुंचेंगे और रोमानिया के जरिए इन्हें इंडिया वापस लाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, इन्हें जो यूक्रेन का पश्चिमी बॉर्डर है वहां से रोमानिया लाया जा रहा है। रोमानिया में भारत का जहाज पहुंचेगा और वहां से फिर ये लगभग 550 के करीब स्टूडेंट्स हैं, इनको भारत लाया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 16 हजार भारतीय नागरिक इस वक्त यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं। इनकी संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। इनमें ज्यादातर छात्र हैं जो वहां पढ़ाई के लिए गए हुए थे, फंस गए हैं
और जो इन सबको ये हिदायत दी गई थी कि ये यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर की तरफ पहुंच सकते हैं तो पहुंचे। इसके लिए बाकायदा वहां पर भारतीय दूतावास ने 2 कैंप लगाए हैं। वहां पर इनकी सहायता करने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम हैं। वहां पर रूसी भाषा जानने वाले भी, यूक्रेन की भाषा जानने वाले भी सारे अधिकारी अफसर मौजूद हैं और लोकल अथॉरिटीज के साथ इस पूरे इंतजाम को फैसिलिटेट करके कल तक ये बताया जा रहा है कि 470 ये छात्र जो हैं ये भारत लाए जा सकते हैं। इसकी तस्वीरें भी आप देखिए, दूतावास ने जारी की हैं। जो कैंप बनाए हैं पहले इनको वहां पर लाया गया और वहां से उसके बाद इनको रोमानिया लाया गया। कल जो है वो विशेष जहाज के जरिए इनको भारत लाया जाएगा। विशेष जहाज बताया जा रहा है कि आज ही रोमानिया पहुंच सकता है ताकि कल जल्द से जल्द इनको वहां से निकाला जा सके और उसके बाद ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इसी तरीके से वहां फंसे हुए तमाम भारतीयों को, अभी रोमानिया की बात हो रही है, चर्चाएं हैं कि हंगरी से भी इस किस्म की बातचीत चल रही है, तो वो जो सुरक्षित देश हैं यूक्रेन के बगल के, वहां तक इनको भारतीय नागरिकों को पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से भारत अपने जहाज भेजेगा और इनको हिंदुस्तान लाया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कल ये खबर भी आई थी कि लैंड रूट से भी कोशिशें की जा रही हैं कि इन भारत के जो ये नागरिक फंसे हुए हैं इनको किसी तरह यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। अब देखना यह कि इनमें से कितने लोग जो असल वॉर जोन है उसके अंदर फंसे हुए हैं, वहां से भी कई तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं। और ये भारतीय दूतावास ने वहां पर ये एडवाइजरी जारी की थी कि जितने भी भारतीय हैं यूक्रेन के अंदर इस वक्त, हर वक्त अपने पास वो अपने पासपोर्ट को रखें और जरूरी दस्तावेज जो भी हैं उनके पहचान के वो उनके पास होने चाहिए, ताकि जैसे ही उनको मौका मिले दूतावास से संपर्क करके उनको बाहर निकलने का मौका मिल सके। तो फिर आपको बता दें, भारतीय छात्र जो हैं वो कल यूक्रेन से रोमानिया होते हुए भारत के स्पेशल जहाजों के जरिए भारत लाए जाएंगे और फिलहाल ये जो पहला दस्ता है 470 स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं से इमोशनल तरीके से यह कहा है कि आप लोग मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की फिलहाल कीव के एक बंकर में हैं, वहीं से उन्होंने मैसेज भेजा। कीव में रूसी सेना मौजूद है, रूसी टैंक कीव में गश्त कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के पास भी बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, जिसे पुतिन ने ठुकरा दिया है और अब वो एक भावुक अपील कर रहे हैं कि आप लोग मुझे आखिरी बार जिंदा देख पा रहे हैं। यह अपील उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों से की है। दरअसल उनकी ये अपील के जरिए कोशिश ये है कि किसी तरह नेटो देश जो हैं, अमेरिका जो है वो उनकी मदद के लिए आगे आए। बहरहाल नेटो देश तो नहीं आए, अभी अभी पुतिन सामने आए। नेटो की बैठक चल रही है, उससे ठीक पहले पुतिन का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूक्रेन नागरिकों को निशाना बना रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल के साथ बैठक भी की है। राष्ट्रपति पुतिन का बयान अब से थोड़ी देर पहले आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल यूक्रेन ही अपने नागरिकों को निशाना बना रहा है। राष्ट्रपति पुतिन उन इल्जामों का जवाब दे रहे हैं कि बॉम्बिंग जो हो रही है उसमें कई बेगुनाह जो शहरी हैं, नागरिक हैं यूक्रेन की, उनकी मौत हो रही है। उनका कहना है कि यूक्रेन खुद ही नागरिकों को निशाना बना रहा है। उसने अपने कई हथियार जो हैं वो शहरियों की बस्तियों में लगा दिए हैं और इसलिए नुकसान जो है वो यूक्रेन की वजह से ही उसके नागरिकों का हो रहा है और यूक्रेन खुद उनको टारगेट कर रहा है, नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। ये इल्जाम लगाया है राष्ट्रपति पुतिन ने। नेटो की बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन का यह संबोधन किसी भी तरीके का कोई सिविलियन वर्ग को, शहरियों को, आम नागरिक को, सिविलियंस को टारगेट करने से इनकार किया रशिया ने और कहा कि दरअसल अपने नागरिकों को ढाल की तरह यूक्रेन की सेना इस्तेमाल कर रही है, यूक्रेन की सरकार इस्तेमाल कर रही है और इसी वजह से उनकी जानें जा रही है, वो खुद उनको टारगेट कर रही है। नेटो की बैठक जारी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज होनी है। सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन भी सामने आए और आज घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदला है। आपने देखा कैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के जरिए अपील की गई कि वो बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने फोन किया पुतिन को, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं लिया, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। और इसके बाद रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान आता है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए मिन्स्क में, जो कि बेलारूस का शहर है जहां पहले भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं, वहां पर हम अपना प्रतिनिधिमंडल भेज भी देंगे, लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि यूक्रेन को सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। और उसके बाद एक बहुत ही मार्मिक अपील जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जारी की
जिसमें उन्होंने सीधे रूस की जनता से अपील की कि अब आप अपने सरकार को समझाइए, अपने राष्ट्रपति को समझाइए। दोनों देश जो हैं वो नहीं चाहते कि जंग हो, दोनों देश शांति चाहते हैं। एक लंबा बयान उन्होंने जारी किया था और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने यूरोपियन यूनियन के लिए नेताओं के लिए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज में यह कहा कि आप मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस बात की पूरी आशंका है कि जो रूसी सेना है वो उन्हें जल्द ही ढूंढ सकती है, उन तक पहुंच सकती है। वो पहले कह भी चुके हैं कि पुतिन का पहला निशाना मैं हूं और दूसरा निशाना मेरा परिवार। तो जाहिर है उन्हें अपने अपने परिवार की जान की फिक्र भी है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने हमेशा ये कहा है कि वो कब्जा नहीं करना चाहते। ये जरूर उन्होंने उनकी तरफ से, उनकी सेना की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उनका एक ही मकसद है और वो ये है कि ज़ेलेंस्की सरकार को उन्हें उखाड़ फेंकना है, तख्ता पलट करना है। वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं यूक्रेन में। और पुतिन कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर आ रही है, पुतिन ने अभी जो संबोधन किया उसमें वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब वो बेशर्त बातचीत के लिए तैयार हैं या उनका भी ये कहना है कि हथियार डालने होंगे, देखना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन पर भी दबाव नहीं है, नेटो देशों का भी उन पर दबाव है, अमेरिका का दबाव है उनके ऊपर, और उनके आसपास जितने भी देश हैं वो सब नेटो सदस्य देश हैं। पुतिन भी वही बात कह रहे हैं कि हम बेलारूस के मिन्स्क में अपना डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार हैं और यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले जो शर्त रखी गई थी, क्या पुतिन भी वो दोहराएंगे कि पहले सरेंडर, पहले यूक्रेन की सेना का आत्मसमर्पण और उसके बाद बातचीत। बेलारूस के मिन्स्क में डेलीगेशन भेजने की बात पहले जो है उनके विदेश मंत्रालय ने कही और अब वो बात खुद पुतिन भी कह रहे हैं। तो क्या वाकई में कोई समाधान निकल सकता है? क्या यूक्रेन में और विध्वंस होने से बचाया जा सकता है और बेगुनाह जाने से बच सकती हैं? क्या बातचीत के जरिए अब भी कोई राह निकलने की उम्मीद है? अगर पुतिन ये कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बात करेंगे, जो ये कह रहे हैं कि वो खुद बात करने के इच्छुक हैं, लेकिन पुतिन उनसे बात नहीं करना चाहते? ये सारी बातें इस वक्त हैं और आज अगले चंद घंटे बहुत अहम होंगे, देखना होगा। और आपको बता दें, इस सब के बीच इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध नहीं जारी है। पुतिन ये बातें कह रहे हैं 2-3 बार, अब मीडिया के सामने आकर, दुनिया के सामने आकर अपील कर चुके हैं ज़ेलेंस्की। लेकिन युद्ध बड़े भीषण तरीके से इस वक्त यूक्रेन में चल रहा है, दोनों तरफ से जाने भी जा रही हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें राजधानी कीव पर लगी हुई हैं, क्योंकि अब कभी भी रूसी सेनाएं जो हैं वो कीव को अपने कब्जे में ले सकती हैं। खबर आई थी कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद को सुरक्षित महफूज करने के लिए एक बंकर में खुद को उन्होंने छुपा लिया है और वहीं से वो जो है लगातार ये बयान जारी कर रहे हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता वो कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं आखिरी वक्त तक अपने देशवासियों का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं यूक्रेन छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये आशंका थी कि हो सकता है वह पड़ोस के देशों में, नेटो देशों में शरण ले लें और यूक्रेन छोड़ करके चले जाएं, लेकिन इससे उन्होंने साफ इनकार किया। एक बीच में एक तस्वीर तो वो भी आई जिसमें वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए जमीन पर खुले आसमान के नीचे अपने सैनिकों के बीच खड़े हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद से उनका सारा वक्त जो है दुनिया भर को एड्रेस करने में और बयान जारी करने में जा रहा है। अब राष्ट्रपति पुतिन नेटो की बैठक के बीच और सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक से पहले वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी डेलीगेशन में 3 मंत्रालय के लोग होंगे, वो ये भी कह रहे हैं। अब वो काफी गंभीरता से बात कर रहे हैं, यानी एक स्ट्रक्चर के साथ बातचीत की पेशकश जो है, एक पहल जो है वो पुतिन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 मंत्रालयों के लोग होंगे रूसी डेलीगेशन के अंदर, बातचीत होगी मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और उनके राष्ट्रपति कार्यालय के लोग वो इस डेलीगेशन के अंदर होंगे। लेकिन कब, क्या इससे पहले वो भी सरेंडर की शर्त रखते हैं, ये देखना होगा। और मिन्स्क शहर में यूक्रेन और रूस के बीच समझौतों का इतिहास भी रहा है और पुतिन तो ये इल्जाम लगाते आए हैं कि दरअसल झगड़ा ही शुरू इस बात से हुआ कि ज़ेलेंस्की ने उन समझौतों का आदर नहीं किया। तो एक बार फिर उन्होंने ये शर्त रखी कि बातचीत होगी तो मिन्स्क में होगी, बेलारूस में होगी। और बेलारूस में अभी भी रूसी फौजें हैं और वहां से भी वो यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रही हैं, वहां से भी हमला कर रही हैं। अब जब उन्होंने बातचीत की पेशकश की है और अब बाकायदा ये बताया है कि हमारे इन 3 विभागों के, मंत्रालयों के लोग होंगे उस डेलीगेशन के अंदर, तो ये क्या वो ऑफर कर रहे हैं कि आजकल में ही हो सकता है? क्या वो युद्ध विराम की भी घोषणा करेंगे? क्या वो अपनी फौजों को फिलहाल और हमला करने से रोकेंगे? क्या वो कहते हैं कि दोनों तरफ से सीज फायर की घोषणा होगी, उसके बाद ये बैठक होगी? ये देखना होगा, क्योंकि उनका लगातार ये स्टैंड है कि उनकी मंशा कभी नहीं रही कि वो पूरे यूक्रेन को हथिया लें या कब्जा कर लें।
या उसे अपनी सीमाओं में शामिल कर लें। इनफैक्ट जब एक वीडियो आपने देखा होगा, जब लुहांस्क और डोनेट्स्क को उन्होंने अलग देश की मान्यता दी, उस वक्त एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने जो फॉरेन इंटेलिजेंस के प्रमुख हैं उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें, आपकी क्या सोच है। तो उन्होंने कहा कि हमें इन दोनों क्षेत्रों को रूस में शामिल कर लेना चाहिए। तो पुतिन ने मना किया कि नहीं, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें अलग देश की मान्यता देंगे। तो इस बात को वो हमेशा कह रहे हैं। पुतिन ये भी कह रहे हैं कि नेटो ने एक रेड लाइन क्रॉस की, इस वजह से हमें युद्ध करना पड़ा, इस वजह से हमें यूक्रेन के अंदर दाखिल होना पड़ा। नेटो ने रेड लाइन पार की, ये पुतिन कह रहे हैं। दरअसल रूस के इर्द गिर्द बहुत सारे देश हैं इस वक्त जो कि नेटो के सदस्य हैं, और नेटो और रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इनका जमावड़ा फौजों का एक दूसरे के खिलाफ है, और यूक्रेन से सीधी लगती सीमा जो रशिया की है। और जब 2019 में ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बने यूक्रेन के, उसके बाद से उन्होंने एंटी रशिया लाइन लेनी शुरू की। उन्होंने ये खुलकर कहा कि वो नेटो के सदस्य बनना चाहते हैं। नेटो देशों ने उनको बढ़ावा भी दिया। कई देशों ने कहा कि हां, उन्हें नेटो सदस्य बनना चाहिए। अमेरिका ने बहुत आश्रय दिया यूक्रेन को, लेकिन ये बात पुतिन नहीं सह पाए, और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये रेड लाइन थी जो पार की है नेटो ने, और इसीलिए हमने ये हमला किया है। वो फिर उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों और अमेरिका के इशारों पर जो है वो ज़ेलेंस्की की सरकार चल रही है। यूक्रेन पश्चिमी देशों के इशारे पर काम कर रहा है, ये पुतिन कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं, और वो बेलारूस के मिन्स्क में अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे। डेलीगेशन में रूस के 3 मंत्रालयों के लोग होंगे, जिसमें उनका विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और खुद राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर के अफसर जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन वो आज के हालात के लिए सीधे सीधे नेटो को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और कह रहे हैं कि यूक्रेन नेटो के इशारों पर काम कर रहा था। ये एक ऐसी लकीर थी, ऐसी लक्ष्मण रेखा थी जो नेटो को कभी नहीं लागनी चाहिए थी, और ये रेड लाइन क्रॉस करने का ही नतीजा है। दरअसल उनके सारे इल्जाम हैं अमेरिका के ऊपर, लेकिन उन्होंने इसमें अमेरिका का नाम कहीं नहीं लिया। वो नेटो को जिम्मेदार बता रहे हैं, और यूक्रेन को भी ये कह रहे हैं कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के इशारे पर चला, नेटो के इशारे पर चला, इसीलिए आज ये अंजाम हुआ है। लेकिन एक विस्तृत बयान और दुनिया के सामने एक अगर पुतिन रख रहे हैं, तो एक उम्मीद जरूर जगती है कि इस मामले का, इस युद्ध का हल जो है वो निकल सकता है बातचीत के जरिए। और ज़ेलेंस्की आज दिन भर में 3-4 बार एक वीडियो संदेश जारी करते हैं, और वो दुनिया भर से अपील कर रहे हैं। और रूस के मित्र देशों से भी ये जरूर उन तक ये मैसेज पहुंचाए गए होंगे कि कोई हल निकल सकता है तो निकलना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए। हालांकि रूस ने अब तक किसी भी देश ने उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव बनाया हो, ऐसी बात नहीं स्वीकारी है, और ना ही पब्लिकली ऐसा हुआ भी है। पश्चिमी देश, यूरोपीय देश जरूर जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस की ऑयल कंपनियां जो कि उनके रेवेन्यू का एक सबसे बड़ा जरिया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस की जो करेंसी है रूबल, वो अब जो है बाकी फॉरेन करेंसीज में ट्रेड नहीं कर पाएगी। ये एक बड़ा झटका रूस के लिए है। और तो और अब से थोड़ी देर पहले यूरोपीय यूनियन ने खुद राष्ट्रपति पुतिन की जो निजी संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने का ऐलान कर किया है। तो ये सारे झटके जो हैं, वित्तीय झटके, वो नेटो और अमेरिका वो पहुंचा तो रहा है राष्ट्रपति पुतिन को, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन सब चीजों को पहले फिगर नहीं किया होगा, या इन सब का आंकलन पहले नहीं किया होगा, और इस सब के लिए वो तैयार थे, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो उनके निशाने पर हैं पश्चिमी देश, यानी कि यूरोप के देश। अमेरिका का नाम नहीं लेते, लेकिन सारे इल्जाम अमेरिका पर हैं। कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो उनके इशारों पर चला, इसलिए ये अंजाम भुगतना पड़ा। और बहुत से लोग जो रूस की कार्रवाई का समर्थन करते हैं, उनका ये मानना है कि दरअसल यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया। नेटो देशों ने, यूरोप के मुल्कों ने, अमेरिका ने उनको खूब चने के झाड़ पर चढ़ाया, उनको यह आश्वासन दिया कि वो नेटो के सदस्य बनेंगे, जबकि नेटो के ही कुछ सदस्य देश खुलकर ये कह रहे थे कि वो यूक्रेन को शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि ऐसा करना दरअसल ये रशिया को एक तरीके से खतरा पहुंचाना होगा, और उसके बाद वो कोई कार्रवाई भी करेंगे। और अभी एक और बड़ी खबर आई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने फिर भारत से मदद मांगी। कहा केवल भारत ही ये युद्ध रोक सकता है, भारत यूक्रेन की मदद करे, भारत चाहे तो युद्ध रुक सकता है। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी चल रही है, जिसमें भारत भी शामिल है।
इसीलिए भारत यूएनएससी में हमारा पक्ष रखे, ये यूक्रेन के विदेश मंत्री कह रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से थोड़ी देर पहले बात भी की है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी पूरी ताकत अगर लगाए तो युद्ध रुक सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आज जो बैठक होनी है उसमें भारत हमारे स्टैंड का समर्थन करे, और ये कह रहे हैं कि इस वक्त केवल और केवल भारत से उम्मीद है कि ये वो रूस की ये सैन्य कार्रवाई को थाम सकता है, रोक सकता है। और आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई भी है। देखिए, ये लिखा है, कन्वर्सेशन विद इंडियन काउंटरपार्ट सुब्रमण्यम जयशंकर, he called on India to use all its influence in relations with Russia to force it to stop military aggression। यानी यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से कहा कि भारत अपना पूरा प्रभाव और पूरी ताकत अपने रिश्तों की वो रशिया के साथ इस्तेमाल करे ताकि वो इस सैन्य कार्रवाई को रोक सके, और उनका कहना है कि भारत ही ये युद्ध जो है वो रोक सकता है। तो पहले यूक्रेन के भारत में मौजूद राजदूत ने बड़ी मार्मिक अपील की थी, मोदी जी कहकर प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वो केवल वो चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी बात पुतिन सुनते हैं और उनको बात करनी चाहिए और ये हमला रोकना चाहिए। और अब विदेश मंत्री भी यूक्रेन के कह रहे हैं कि भारत ही ये काम कर सकता है। भारत के पास नैतिक बल भी है, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होने के नाते एक मजबूत आवाज भी रखता है, और वहां पर भारत का जो स्टैंड होगा वो बहुत अहमियत रखेगा। यहां भारत के अंदर भी बहुत सारी आवाजें ऐसी उठ रही हैं कि भारत सरकार को पक्ष लेना चाहिए यूक्रेन का। हालांकि ये कोई बहुत सरल फैसला नहीं है भारत सरकार के लिए, क्योंकि रशिया जो है ऑल वेदर फ्रेंड है भारत का। कठिन से कठिन वक्त में रूस ने भारत की मदद की है। जंग के हालात में अगर कोई और सामने नहीं आया तो कम से कम रूस ने कभी मदद करने से अपने कदम पीछे नहीं खींचे। हमारा सबसे बड़ा हथियारों का स्रोत है रूस। हमारे जो उनके साथ डिफेंस के समझौते हैं वो किसी से कम नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है भरोसे की, कि हमेशा रूस भारत के भरोसे पर खरा उतरा है। इसीलिए यह फैसला करना भारत के लिए भी काफी मुश्किल है। आप देखें, ये दिमित्रो कुलेबा हैं जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, और उन्होंने ये दरअसल ट्वीट करके कहा है कि मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से कहा है कि भारत अपने पूरे प्रभाव का, जो उसके रिश्ते हैं रूस के साथ, उनका इस्तेमाल करे और इस सैन्य कार्रवाई को रोके। उन्होंने कहा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक अस्थायी सदस्य के तौर पर जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जिसमें यूक्रेन में शांति स्थापित करने की बात कही जाएगी उसका समर्थन करे। तो आज दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बात होनी है उसमें यूक्रेन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि वहां शांति स्थापित होनी चाहिए, और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रूस से कहेगी कि आप अपनी कार्रवाई को रोकें, और यूक्रेन यह चाहता है कि भारत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि उस सिक्योरिटी काउंसिल का रूस परमानेंट मेंबर भी है, फिलहाल अध्यक्ष भी है, और जो दूसरा परमानेंट मेंबर है वो है चाइना, जो कि खुलकर रूस का पक्ष ले चुका है। लेकिन यूक्रेन में हालात पल पल बदल रहे हैं। यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है, उधर पुतिन बातचीत के लिए हामी भर रहे हैं। पुतिन बेलारूस के मिन्स्क में रूसी डेलीगेशन भेजने को तैयार हो गए हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की खुद अपने नागरिकों को मरवा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को भी एक मैसेज दिया जिसमें सेना को सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए उकसाया। इसके पीछे पुतिन का क्या मकसद है? क्या पुतिन की सेना यूक्रेन पर कब्जा करके रुक जाएगी या फिर इससे आगे बढ़ेगी? इस सवाल को हमने अपनी इस अगली रिपोर्ट में डिकोड किया। पूरे यूक्रेन में एयर स्ट्राइक हो रही है, और ऐसे धमाकेदार हमलों से यूक्रेन पर रशिया कब्जा कर रहा है। रशिया के टैंक्स कीव के करीब पहुंच गए हैं, और जिस भी इलाके में लड़ाई हो रही है वहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। नॉर्थ कीव में सड़क पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है, सैकड़ों गोलियां चल रही हैं। खबरें मिल रही हैं कि रूस के टैंक कीव के 20 किलोमीटर की रेंज में पहुंच गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कीव पर कब्जे के लिए आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। शुक्रवार की सुबह से ही कीव में हवाई हमले शुरू हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस का एक फाइटर जेट मार गिराया है। यह तस्वीर देखिए,
रूस का एयरक्राफ्ट कीव में हमला कर रहा था। वहां मौजूद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। रडार गाइडेड मिसाइलों ने पल भर में आसमान में उड़ रहे प्लेन को जमीन पर ला दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पल भर में फाइटर जेट आग के गोले में तब्दील हो गया। वीडियो में फाइटर प्लेन का मलबा नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। दावा है कि अभी भी यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अब तक रशिया के हमले से बचा हुआ है और उसने रूस की 2 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। कीव के आसमान से गिरते मलबे की कई तस्वीरें आई हैं। मिसाइलों की इस जंग ने रात में भी दिन जैसी रोशनी कर दी है। रशिया ने पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की। रूस अपने एयरक्राफ्ट और मिसाइल से हमले कर रहा है और यूक्रेन अपने एयर डिफेंस सिस्टम से जवाबी अटैक कर रहा है। कीव के आसमान में घमासान शुरू हुआ है तो हवा से गिरते मलबे की वजह से जमीन पर मौजूद घरों में आग लग गई। दक्षिण यूक्रेन के खेरसन की तस्वीरें देखिए। रूस के टैंकों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये बख्तरबंद गाड़ियां क्राइमिया से होते हुए यूक्रेन में आगे बढ़ रही हैं। इन गाड़ियों को रोकना यूक्रेन के लिए मुश्किल है। मजबूर होकर यूक्रेन की फोर्सेज ने अपने ही पुल को तबाह करना शुरू कर दिया है। जंग का यह तरीका पुराना है क्योंकि ऐसे इलाकों को क्रॉस करने के लिए रूस को काम चलाऊ पुल तैयार करना होगा और इससे रशियन सेना की आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। यूक्रेन के खेरसन में भी पुल के करीब जबरदस्त धमाका हुआ। कार के अंदर से रिकॉर्ड हुए वीडियो में देखिए, धमाके के बाद सैकड़ों मीटर तक धूल का गुबार उठा। कीव की तरफ बढ़ते रूसी टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने 3 पुल उड़ा दिए। यूक्रेन के हर शहर में इसी तरह धमाके हो रहे हैं। आगे बढ़ रही रूस की सेना पूरी तैयारी करके आई है। कीव के करीब रूसी सेना की स्ट्रेला 10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पहुंच गया है। इन गाड़ियों पर लगी मिसाइलें 5 किलोमीटर तक मौजूद किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन पर अटैक कर सकती हैं। रशिया के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स एक बार में सैकड़ों रॉकेट बरसा रहे हैं। इनकी रेंज करीब 40 किलोमीटर तक होती है और ये बड़े इलाके में जबरदस्त बर्बादी करते हैं। इस युद्ध में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। हर तरफ तबाही दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को हुआ है। पहली बार अमेरिका इतना हेल्पलेस दिख रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन की मदद का दावा कर रहे थे। पुतिन का हमला शुरू हुए 36 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। रूसी टैंक कुछ किलोमीटर दूर हैं। इन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। जेलेंस्की को डर है कि अगले 96 घंटों में कीव पर रूस का कब्जा पूरा हो जाएगा। इस बीच अमेरिका ने एक डराने वाला खुलासा किया है। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक कीव को घेरने के लिए रूसी सेना 10,000 पैराट्रूपर्स उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में युद्ध अचानक समाप्त हो सकता है। आज सुबह भी हम अपना देश बचाने के लिए अकेले लड़ रहे हैं, जैसा हमने कल भी किया था। दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें दूर से बैठकर देख रही हैं। क्या कल रशिया पर जो प्रतिबंध लगे उसका कोई असर हुआ? हम अपने आसमान और अपनी जमीन पर देख रहे हैं कि उन पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस के सैनिक इस समय भी हमारी जमीन पर और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। जेलेंस्की की अपील का भी अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। आशंका है कि किसी भी समय यूक्रेन पर रूस का कब्जा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने यूक्रेन को $600 मिलियन के हथियार देने का ऐलान किया है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज्यादा $768 बिलियन का है। यानी दुनिया के कई नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की, भरोसा दिया, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। दूसरे देशों से भी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए यूक्रेन करीब करीब पुतिन के हाथ में आ गया है। हमने यूक्रेन को $650 मिलियन से ज्यादा की रक्षा सहायता दी है। मैं ये फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी सेना यूक्रेन में रूस के साथ जंग में नहीं है और न ही लड़ेगी। हमारी सेनाएं यूक्रेन में लड़ने के लिए यूरोप नहीं जा रही हैं, बल्कि हमारे नेटो सहयोगियों की रक्षा करने और हमारे साथियों को भरोसा देने के लिए जा रही हैं।
जैसा कि मैंने साफ किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेटो इलाके के हर इंच की पूरी ताकत से हिफाजत करेगा और अच्छी खबर यह है कि नेटो पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और दृढ़ है। बाहर से मदद नहीं मिलने के बावजूद यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है। रशिया के एयरबेस पर यूक्रेन की आर्मी के मिसाइल हमले की तस्वीरें आई हैं। हालांकि मिसाइल हमले में कितना नुकसान हुआ ये क्लियर नहीं है। रूस यूक्रेन जंग की तस्वीरें देखिए। एयर अटैक में कई टैंक तबाह हो चुके हैं। सैनिक जगह जगह मोर्चा बनाकर बैठे हुए हैं। कीव शहर में रूस के टैंकों की खौफनाक पिक्चर सामने आई है। वहां एक टैंक ने जानबूझकर एक बुजुर्ग की कार पर टैंक चढ़ा दिया। वहां की सड़कों पर रूस के टैंक आगे बढ़ रहे हैं और टैंक के सामने से गुजर रही कार को टनों वजनी टैंक ने कुचल दिया। कार में फंसे बुजुर्ग को किसी तरह से बचा लिया गया है। यूक्रेन का खार्किव शहर चारों तरफ से घिर चुका है। शहर के अंदर लगातार धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स टारगेट की तलाश में लगातार यूक्रेन के आसमान में मंडरा रहे हैं। रूस की तैयारी देखेंगे तो लगेगा सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं, यहां से आगे जाने की भी तैयारी है। अमेरिका में भी लगातार चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि रशिया को रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं। अमेरिका की तैयारियों की पोल खुद वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने खोल दी। यूएस के विदेश मंत्री ने खुद कबूल किया कि पुतिन लंबे वक्त से जंग की तैयारी कर रहे थे, यानी कि जानबूझकर अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया। मुझे लगता है कि आपको राष्ट्रपति पुतिन की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इसकी प्लानिंग वो पहले से ही कर रहे थे। हमने उनको रोकने की पूरी कोशिश की और उनको उनके रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन साफ है कि वो इसकी प्लानिंग लंबे वक्त से कर रहे थे और ये नेटो की तैयारियों से कहीं बड़ी थी। सुन लिया आपने, अमेरिका खुद कह रहा है कि पुतिन क्या करेंगे। यूक्रेन में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब नेटो के नाम पर अमेरिका ताल ठोक रहा है। कल से यूक्रेन को बर्बाद करने वाले बम बरस रहे हैं और अमेरिका प्रतिबंध लगाकर रूस के मिलिट्री अभियान को रोकने की कोशिश में है। बाइडेन ऐसा धोखा देंगे यूक्रेन ने सोचा भी नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।